इन दोनों में से एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है iPhone 17 Pro Max से, जो कि 1.5 लाख रुपए का कैमरा, ठीक है। एंड एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है DJI Osmo Pocket 4 से, जो कि सिर्फ 50,000 रुपए का। अब आप 3 सेकंड लो एंड गेस करो कि कौन सी वीडियो किस कैमरा की है। देखो, सोनी सबसे बड़ा कैमरा ब्रांड है एंड उनका जो बेस्ट सेलिंग कैमरा है वो पिछले 10 साल में 1 मिलियन यूनिट बिका, मतलब 10 लाख यूनिट्स। लेकिन इस छोटे से डिवाइस ने पिछले 2 साल में 10 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट बेची है, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा। इसकी सेल्स लिटरली 10 गुना ज्यादा है सोनी से, जो कि नंबर 1 कैमरा ब्रांड। अब सोचने वाली बात यह है कि इस छोटे से कैमरा में ऐसा है क्या कि लोग महंगे कैमराज को या फिर जो भी और प्रोफेशनल कैमराज है, मिररलेस कैमराज, उनको छोड़ के इसको ले रहे हैं। यही जानने के लिए मैंने इस कैमरा को खुद से खरीदा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है एंड मैं इस कैमरा को पिछले 1 महीने से टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में यूज कर लिया, डे लाइट, लो लाइट, ब्लॉग, फोटोज, वीडियो, सब कुछ कर ऐसे। एंड ये कैमरा एक्चुअली कितना बढ़िया है ये हम आज टेस्ट करें। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली इस कैमरा की, आपने बहुत रील्स देख ली, यूट्यूब पे रिव्यूज देख लिया, एंड फिर आपको समझ नहीं आ रहा है यार ये कैमरा है किसके लिए, तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। एंड ऑनेस्टली मार्केट में इस कैमरा का ना और कोई कॉम्पिटिशन नहीं है आईफोन को छोड़ के। तो हम ये भी टेस्ट करने वाले हैं क्या इसका कैमरा आईफोन से बेटर है, सस्ता होने के बावजूद भी। बट पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमें मिलता क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक 37 मेगापिक्सल का ब्रांड न्यू सेंसर आता है विद 14 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज। इससे पहले जो Osmo Pocket 3 था उसके अंदर से कैमरा सिर्फ 9.4 MP का था। एंड क्योंकि मेगापिक्सल एंड सेंसर साइज दोनों ही बड़े हैं इस बार, तो इसलिए रॉ सपोर्ट आ गया इसमें। अब आप फोटोज को रॉ में क्लिक कर सकते हो। वीडियोस को ये 4K 60 FPS तक नॉर्मली रिकॉर्ड कर लेता है एंड स्लो मोशन में ये 240 FPS तक भी कर लेता है। एंड पहली बार इस कैमरा के अंदर DJI का फुल फ्लैश D-Log मिलता है, जो DJI के जितने भी हाई एंड सिनेमा कैमरास हैं उनके अंदर मिलता है या ड्रोन के अंदर मिलता है। अब Osmo Pocket का बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर आपको एक गिम्बल मिलता है जो आपकी वीडियो को स्टेबलाइज करता है। बट इस गिम्बल का इससे भी बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सब्जेक्ट को ट्रैक भी करता है। इस नए ट्रैकिंग सिस्टम को ना DJI एक्टिव ट्रैक 7 बोलता है, जिसमें कि फेस ट्रैकिंग के साथ साथ अभी बाकी मूविंग ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकता है, जैसे कि पेट्स, कार या फिर एरोप्लेन, ये हर चीज को ट्रैक कर लेता है। ये ट्रैकिंग वाला फीचर इसके पुराने मॉडल्स में भी आता है, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया इसको। अब कितना इंप्रूव किया ये हम आगे टेस्ट करेंगे। बाकी स्क्रीन इसकी एक्जैक्टली सेम ही है, 2 इंच की घूमने वाली टच स्क्रीन OLED डिस्प्ले, 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, तो मतलब आउटडोर में विजिबिलिटी काफी बढ़िया रहती है इसकी। एंड स्क्रीन के नीचे इस बार इन्होंने 2 और बटन ऐड किए हैं, एक जूम के लिए एंड दूसरा एक कस्टम बटन है, इसमें आप कोई भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। बाकी इसके जस्ट नीचे एक रिकॉर्डिंग का बटन है एंड साइड में एक जॉयस्टिक का कंट्रोल है, जिससे आप इसमें जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो एंड आप गिम्बल की मूवमेंट भी कर सकते हो। इसके जस्ट साइड में आपको एक SD कार्ड स्लॉट मिलता है जहां पे आप अपना SD कार्ड लगा सकते हो, बट इसके अंदर आपको इनबिल्ट स्टोरेज भी मिलती है 107 GB की। एंड इसकी इंटरनल स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड भी काफी बढ़िया है एंड Wi-Fi 6 मिलता है, तो आप फोन के साथ डायरेक्टली इसको सिंक कर सकते हो। एंड इंटरनल स्टोरेज की तरह इसके अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग का, एंड ये अलग अलग 4 चैनल्स पे रिकॉर्ड कर सकता है। प्लस इसके अंदर DJI का माइक रिसीवर बिल्ट इन आता है, मतलब DJI के जितने भी माइक्स है ना, जैसे मैं अभी ये वाला यूज कर रहा हूँ, तो ये इस पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, मुझे कोई भी रिसीवर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड बिना किसी रिसीवर ये कनेक्ट हो जाएगा। DJI के साथ ना ये चीज बहुत ही बढ़िया है कि आप इसका कोई माइक ले लो या फिर कोई भी कैमरा ले लो, वो आपस में पेयर बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं। मेरे पास वैसे इसका क्रिएटर कॉम्बो नहीं है, लेकिन इसके अंदर ना और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे यहाँ पे देखो पिंस मिल रही है एंड यहाँ पे आप मैग्नेटिकली एक लाइट अटैच कर सकते हो, जिससे कि आप मतलब सब्जेक्ट पे फिल लाइट डाल सकते हो। एंड ऐसे और भी बहुत छोटी छोटी चीजें, इसमें बैटरी ग्रिप मिलती है एक, और ND फिल्टर का सेट मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, तो वो मेरे पास पैसे उतने थे तो मैंने लिया नहीं। Money follows my brother. खैर इसकी बैटरी है 1545 mAh की एंड इसके अंदर Type-C चार्जिंग मिलती है, Type-C फास्ट चार्जिंग, तो टेस्ट नहीं करेंगे तो फास्ट कितनी। ओके, तो सबसे मेन रीजन जो लोग इस कैमरा को लेते हैं वो है व्लॉगिंग, एंड सबसे पहले इसकी व्लॉगिंग ही टेस्ट करते हैं फिर। तो ये जो आपको शॉट दिख रहा है मैं अभी इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आप देखो मेरे पीछे कैसे डेप्थ आ रही है, मतलब देखो बैकग्राउंड ब्लर में यहाँ पे देख पा रहा हूँ एंड बहुत ही क्रीमी सा डेप्थ आ रहा है पीछे। ये चीज़ ना नॉर्मली एक्शन कैमरा में होता नहीं है, मेरे पास पुराना GoPro भी है, तो उसमें क्या है ना बैकग्राउंड में डेप्थ वाला इफेक्ट नहीं आता क्योंकि इनका सेंसर साइज छोटा है। लेकिन इसमें ये दिक्कत नहीं क्योंकि इसका सेंसर साइज बड़ा है, तो ये सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया सेपरेट कर लेता है एंड इसलिए डेप्थ आती है पीछे। जैसे आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ ऐसे, तो देखो मेरा फेस भी ब्लर हो पा रहा है एंड ये देखो अगर मैं ये हटा दूँ तो पीछे मस्त ऐसे डेप्थ आ रहा है, सब कुछ ऐसे शार्प नहीं है एंड इस वजह से ना थोड़ा सिनेमैटिक लगता है सब कुछ। तो मैं अगर लाइट के पैच के बीच में चल रहा हूँ तो फिर भी बहुत ही बढ़िया आई थिंक कलर आ रहा है यहाँ पे। एंड आप बताओ कैसे लग रहा है, जैसे ये देखो लाइट बहुत हार्ड आ रही है यहाँ पे, एकदम से हार्ड लाइट है एंड फिर मैं इसका अगेंस्ट जाता हूँ, बहुत ही क्विकली लाइट को स्विच कर रहा है। जैसे मैं लाइटिंग चेंज कर रहा हूँ, मतलब सीन चेंज कर रहा हूँ, तो लाइट बहुत ही क्विकली स्विच हो रही है। एंड अगर मैं भाग के भी दिखाऊँ आपको, तो मैंने जैसे उसको हाथ में पकड़ा हुआ है एंड अब देखो ये देखो ये लाइट अभी चेंज हुई है। ओह यस, ये देखो बिल्कुल बैकलाइट में आ गया मैं अभी। एंड फिर देखा मेरा स्काई के साथ कैसा लग रहा है फेस, बैकग्राउंड में बहुत ही हार्ड स्काई है, अभी धूप पड़ रही है बिल्कुल। एंड अगर मैं सामने आ जाऊँ तो सामने से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में कैसा लग रहा है आप बताओ। एंड ये सारी ऑडियो जो भी रिकॉर्ड हो रही है ये डायरेक्टली इसी कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक यहाँ पे लगा नहीं रखा। तो जितना भी आपको ये ऑडियो सुन रहा है ये मैंने जस्ट 1 आर्म की डिस्टेंस पे कैमरा रखा हुआ है, इससे रिकॉर्ड हो रहा है। इसका माइक क्वालिटी कैसे आपको ये भी अंदाजा यहाँ से लग रहा होगा। अब मैं आपको एक बार ना माइक भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ इस पर। मेरे पास माइक है DJI का एक्चुअली, तो ये देखो ये DJI का माइक है, DJI माइक मिनी नहीं, तो देखो मेरे पास ये DJI का माइक भी है, DJI माइक 2। एंड ये मैं जस्ट अपना पेयर करूँगा, जस्ट मैं इसको ऑन करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके साथ पेयर करा है, ब्लूटूथ से पेयर होता है। मैंने इसको ऑन किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी एंड इसको कहीं रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना कैमरा रख दिया, मेरा माइक सेट हो चुका है एंड अब मेरे पास कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है मान लेते हैं, और मुझे यहाँ पे रनिंग करनी है, कहीं भी चलना है, मेरे को चाहिए कि पूरा शॉट मेरा ट्रैक करे कोई मुझे, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना हाथ ऐसे करूँगा
हाँ ये देखो ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखो मैं अगर कहीं भी मूव कर रहा हूँ ये पूरा परफेक्टली मुझे ट्रैक कर रहा है। मैं आपको ये पूरा पार्क दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये व्यू है, यहाँ पे ये ट्रैक है, एंड अगर मैं रनिंग करके जाऊँ बहुत पीछे भी जाऊँ तब भी ये मुझे ट्रैक कर लेगा। देखो इवन इतने डिस्टेंस पे भी ट्रैक कर लेगा क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है, ऑडियो भी परफेक्ट आ रही होगी। बीच में मान लो पोल भी है तब भी ये परफेक्टली ट्रैक कर लेगा। देखो तो ट्रैकिंग के लिए तो नो डाउट यार ये कैमरा बहुत ही परफेक्ट है। अगर मैं कितनी फास्ट भी मूव कर रहा हूँ तब भी ट्रैक कर लेगा। आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो। अच्छा ट्रैकिंग से रिलेटेड ना इसमें एक चीज़ और है इस बार जो ऐड किया उन्होंने, मैं आपको वो बताना भूल गया। अब ये जूम करने के बाद भी ट्रैक कर लेता है। जैसे मान लो अभी ये 1x पे फ्रेम है ना, मुझे परफेक्टली ट्रैक कर लेगा। बट अगर मैं इसको जूम कर लूँ, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ एक बार। अभी देखो ये 4x में मैंने वीडियो को जूम करा लेकिन फिर भी मुझे ट्रैक कर लेगा। देखो आप कितना परफेक्ट लग रहा है भाई। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ स्क्रीन को, मैं कितना भी दूर चला जाऊँ। देखो ये परफेक्टली जैसे कोई कैमरामैन खड़ा हो मेरे लिए और मुझे ट्रैक कर रहा हो पूरा। ये मूवमेंट बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे कोई आपको बंदा रिकॉर्ड कर रहा हो सामने से। एंड सामने मान लो अगर ये डस्टबिन आ गया, आगे दिक्कत आ रही फिर भी ट्रैक कर लेगा परफेक्टली मुझे। मान लो मैं रनिंग करके आता हूँ यहाँ से, ठीक है। लेट्स सी मैं पूरा वहाँ तक ट्रैक करता है नहीं। इसके अलावा व्लॉगिंग के लिए एक और बहुत ही बेनिफिट है इस कैमरा का। जैसे मान लो मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, मुझे सामने कुछ दिखाना है कि यार मेरे सामने बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, तो इंस्टेड ऑफ मैं कैमरा घुमाऊँ पूरा फिर मैं वापस अपनी तरफ ले गया हूँ, जस्ट मुझे एक बटन दबाना है। कस्टम बटन मैंने सेट कर रखा है ये वाला फंक्शन, तो मैं कस्टम बटन दबाऊंगा। हाँ ये देखो एक क्लिक में मेरे सामने वाला व्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको पूरा व्यू दिखा सकता हूँ एंड जस्ट मैं एक बटन दबाऊंगा, वापस ये कैमरा मुझ पे आ जाएगा। अभी तक हमने इस कैमरा से नॉर्मल व्लॉगिंग कर ली, मतलब हॉरिजॉन्टल में यूट्यूब वीडियो की तरह। बट अगर आपको पोर्ट्रेट में ही व्लॉग रिकॉर्ड करना है, जैसे मान लो आपको रील्स पे डालनी वीडियो, तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, ये स्क्रीन से घुमानी है और यहाँ पे कंटिन्यू पे टाइप करना है। अब ये कैमरा पोर्ट्रेट हो चुका है लेकिन फिर भी इसका गिम्बल वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें सेम काम करेगी। ये ट्रैकिंग काम करेगी, गिम्बल काम करेगा एंड जो भी आपकी 4x पे ट्रैकिंग है वो भी काम करेगी। बट अब क्या कर रहा है, अब बस ये पोर्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है। एंड यहाँ पे जस्ट एक लिमिटेशन है, पोर्ट्रेट में ये 4 के रिकॉर्ड नहीं करता, ये 3 के रिकॉर्ड करता है मैक्स। ये इसकी पोर्ट्रेट मोड में मैक्सिमम लिमिट है रिकॉर्ड करने की, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि ये 4 की वीडियो को ना क्रॉप करके रिकॉर्ड कर रहा है पूरा, इसलिए वो 3 की ही बन जा रही है। ये रील वाले फॉर्मेट में पूरा रिकॉर्ड कर रहा है मुझे। क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, बस हल्का सा आपको रेजोल्यूशन में ड्रॉप मिलेगा। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है ना कि इसको कोई नोटिस नहीं करता। मान लो मैं कहीं पे इसको लेके घूम रहा हूँ ऐसे ही, किसी मॉल में जा रहा हूँ जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं इसको लेके जाके वहाँ पे पूरा व्लॉग करता हूँ, कोई देखेगा नहीं क्या कर रहा है बंदा। बहुत छोटा सा कैमरा है। बट व्लॉगिंग के अलावा अगर आप कुछ और भी प्रोफेशनल शूट करना चाहते हैं लॉग में या फिर मैनुअल कंट्रोल के साथ, तो वो भी इस कैमरा में पॉसिबल है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखो मैनुअल कंट्रोल्स के लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से राइट स्वाइप करना है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे वाइट बैलेंस का, आप वाइट बैलेंस अपना खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हो। दिस इज गुड थिंग। तो मान लो मैं इसको 5700 केल्विन रखता हूँ एंड टिंट भी चेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, दैट्स इट। अब हमारा आता है यहाँ पे एक्सपोजर। अब ये फिलहाल ऑटो पे है, मतलब अपने आप लाइटिंग एडजस्ट करेगा। बट अगर मैं इसको मैनुअल पे डालता हूँ, एम पे डाल दूंगा, फिर मैं यहाँ पे शटर स्पीड एंड ISO दोनों कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम ISO बिल्कुल लो करते हैं। मान लो हमें रखना है ISO 100 एंड आप शटर स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं, बढ़ाते हैं थोड़ी सी। एक्चुअली मैं इसको 1/400 रखता हूँ, ये आई थिंक परफेक्ट है। या फिर मैं थोड़ा और भी कर सकता हूँ 1/500। तो ये देखो मैंने एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखो ग्लैमर इफेक्ट है, तो ये क्या करता है हमारी स्क्रीन में ना ब्यूटीफाई मोड ऑन करता है। एंड फिर हमारा आता है कलर मोड, मेन जो चीज़ है। तो यहाँ पर हम आते हैं एंड यहाँ से देखो अब ये नॉर्मल कलर्स हैं, लेकिन जैसे मैं इसको अप करूँगा तो यहाँ पे ना लॉग रिकॉर्ड करने लगेगा, D-Log 10 बिट। अभी तक जो DJI का ना पिछला कैमरा था DJI Pocket 3, उसमें ना आपको प्रॉपर लॉग नहीं मिलता था, उसमें लॉग M मिलता था, मतलब लॉग का ही थोड़ा सा मोबाइल वाला फॉर्मेट। बट ये एक फुल फ्लेज लॉग है एंड जो DJI के बाकी सिनेमा कैमरास भी उनके अंदर भी यही लॉग मिलता है। तो ये देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है बहुत ही बढ़िया। एंड जस्ट अगर मैं इसकी कलर ग्रेडिंग कर दूँ, ये आपको दिख रहा है नॉर्मल शॉट अभी, एंड ये मैंने कर दी इसकी ग्रेडिंग, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कलर्स कितने प्यारे आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फोकसिंग मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो कंटिन्यूस या फिर सिंगल फोकसिंग पॉइंट पे रख सकते हैं इसको, ताकि आप जस्ट एक स्पॉट पे ही फोकस करें। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस पे रखता हूँ क्योंकि परफेक्टली काम करता है। ब्रीदिंग कंपोजिशन, तो ये बेसिकली कैसे काम होता है, जब आप फोकस करो तो आपका ना फ्रेम थोड़ा सा जूम इन जूम आउट होता है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। इसको हम बाय डिफॉल्ट ऑफ रखते हैं। फिर आती है आपकी इमेज एडजस्टमेंट, तो आप यहाँ से अपनी वीडियो में ना नॉइस रिडक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो या फिर टेक्सचर कम ज़्यादा कर सकते हो। ये भी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम बाकी ये बाद में कर सकते हैं। अब देखो प्रोफेशनली शूट करने के लिए ये कैमरा कितना अच्छा, आपको ये दिखाता हूँ। रिसेंटली हमने एक शूट किया था सैमसंग एक वीडियो ये वाली, आपने देखी रील्स पे। तो यहाँ पर हमने कार के मूविंग शॉट लिए थे कुछ बहुत सारे, एंड हमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट वाले शॉट चाहिए थे। वहाँ पे कैमरा गिम्बल पे लगा के मतलब शूट करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, बहुत ही टाइट स्पेस था एंड बहुत ज़्यादा स्पीड थी गाड़ी की। तो हमने पूरा शूट ना इससे किया, जो कार वाले शॉट थे, कार का सीक्वेंस हो गया, फिर मीटर के शॉट हो गया, फिर गियर के शॉट हो गए। लॉग वाले कलर्स ने एकदम परफेक्टली मैच करते बाकी कैमरा से, एंड किसी को ये फील भी नहीं होगा ये कैमरा के शॉट है एंड ये बाकी DJI वाले शॉट्स हैं। पिछले एक महीने मैंने इस कैमरा से और भी बहुत सारे रैंडम शॉट्स लिए जो कि मैंने लॉग में रिकॉर्ड किए हैं, एंड उनको ग्रेड करने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं वो। आप एक सीक्वेंस देखो, ये मैंने सब इससे रिकॉर्ड किया है। देखो अगर आपको लॉग वीडियोस को एडिट करने का झंझट नहीं पालना है ना, आपको फिर भी वीडियो में कलर ग्रेडिंग वाली लुक चाहिए, आपको एक फिल्मिक टोन चाहिए, तो जस्ट आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फिल्म टोन का, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये भी बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड मोड है वो है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आएंगे फिल्टर चूज़ करेंगे प्रिस्टीन, तो ये लुक आ जाएगी। तो देखो ये है हमारी क्लासिक नेगेटिव वाली लुक, फिर ये है ये प्लीजिंग स्किन टोन्स, वाइब्रेंट कलर, सिनेमेटिक लुक, फिर देखो एम्बर टिंटेड, ये अलग अलग ना इफेक्ट है यहाँ पे फिल्मिक वाले। तो मुझे यहाँ पे ना ये सिनेमेटिक लुक वाला काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना हल्की सी येलो टोन आती है हाईलाइट शेडोज़ में,
जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना आपको कलर थोड़े सिनेमेटिक लग रहे हैं क्योंकि स्किन टोन हल्की सी येलो हो गई एंड जो पीछे मेरे प्लांट्स थे वो भी हल्के से येलो हो गए, ग्रीन जो भी कलर था वो हल्का सा येलो हो गया एंड मेरी स्किन का कलर, टी शर्ट का कलर बहुत ही परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, आपको ग्रेडिंग नहीं करनी है बाद में, आपको फिर भी एक सिनेमेटिक टोन चाहिए। ये देखो ये जो मोड है इसका ये है एम्बर टिंटेड वाला मोड, इसके भी कलर ऐसे लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा येलो टोन हो गई। आई थिंक ये रात में काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड ये जो कलर इसके ये देखो ये पेस्टल लुक है इसकी, इसमें ये कलर आ रहे हैं कुछ। मैंने सेम शॉट को एक बार नॉर्मल रिकॉर्ड करूँगा, फिर इसमें सारे फिल्टर्स लगा के दिखाऊंगा आपको कि आपको कौन सा फिल्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड फिर लास्टली एक बार लॉग रिकॉर्ड करूँगा, फिर इसको ग्रेड करूँगा, फिर आप देखना कि आपको ज़्यादा बढ़िया कलर्स किस मोड में लग रहे हैं। इन सारे फीचर्स के अलावा ये कैमरा स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है 4K 240 FPS तक, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा है। एंड नॉर्मली जो मेरा सिनेमा कैमरा भी है ये भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता इतनी फास्ट, क्योंकि 120 मैक्स होता है इनका भी, बट ये 4K 240 करता है। इसकी दो दिक्कतें हैं, सबसे पहला ये थोड़ा सा क्रॉप करता है वीडियो को जब भी आप 4K स्लो मोशन में डालोगे इसको। एंड सेकंडली इसका जो स्लो मोशन वाला मोड है उसके अंदर आप लॉग रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप बस अपने फिल्टर्स यूज कर सकते हो। तो आप मतलब प्रोफेशनल ग्रेडिंग नहीं कर पाओगे इसमें, बट हाँ फिल्टर्स एटलीस्ट, तो वो बढ़िया चीज़ है। अब देखते हैं क्वालिटी कैसी इसकी स्लो मोशन की। तो अभी देखो मेरे सामने सचिन है एंड मैंने इस कैमरा को स्लो मोशन में डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4K 8x स्लो कर रहा है, मतलब 240 FPS पे। तो मैं एक बार फ्रेम सेट कर लूँ अपना। यस, तो सचिन एक काम करना, थोड़ा सा स्पीड में भागना, ठीक है? मैं भी ट्राई करूँगा साथ साथ भागने, आ जाओ। एंड मेरा ना ध्यान पे शॉट, अब देखो भागते हुए मेरा शॉट पे ध्यान भी नहीं है कि मैं स्टेबल ले पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अपने आप ये स्टेबल तो हो जाएगा। वीडियोस के अलावा अब ये कैमरा फोटोज भी क्लिक कर सकता है, वो भी रॉ में। तो जस्ट हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर मोड्स मिलते हैं आपको अलग। तो मैं मोड में आऊँगा, यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर देखो सुपर फोटो एक एंड एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल फोटो जो कि 8 MB की फोटो क्लिक करता है ये, एंड फिर सुपर फोटो मतलब रॉ फोटो। एंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहो तो 1:1 जो सेंसर साइज इसका पूरा वो यूज़ कर सकते हो, मतलब एक तरीके से ओपन गेट में फोटो क्लिक कर सकते हो, या फिर 16:9 जो एस्पेक्ट रेशियो वो यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं 16:9 कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे पूरी फोटो ऐसे वाइड आ रही है, बट जब मैं इसको 1:1 कर रहा हूँ तो फोटो हमारी बिल्कुल ऐसे ओपन गेट टाइप आ रही है। एंड ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका फोटो क्लिक करने का। पूरा दिन इससे इतनी सारी फोटोज क्लिक करने के बाद मैंने घर आके देखा कि हमने जो फोटोज क्लिक किया ना वो सारी JPG में। इसका जो सुपर वाला मोड है, सुपर फोटो वाला, वो भी रॉ मोड नहीं है, उसका बस रेजोल्यूशन एंड मेगापिक्सल काउंट बढ़ा है, इसलिए उसका नाम सुपर फोटो है। लेकिन रॉ का ऑप्शन ना अलग से आता है इसमें। तो जस्ट मैं यहाँ पे स्वाइप अप करूंगा तो ये देखने यहाँ पे JPG प्लस रॉ, या फिर आप रॉ या फिर सिर्फ JPG इसमें क्लिक कर सकते हैं। एंड ये कुछ फोटो जो मैंने रॉ में शूट किया इसमें से, एंड एडिट करने के बाद डिटेल्स देखो इतनी बढ़िया इसमें आ रही है। मतलब ऑलमोस्ट रॉ फोटो जैसे आप बाकी कैमरा से बाकी फोन से निकालते हो उतनी डिटेल इसमें भी है, एंड एडिट करने के बाद तो बहुत ही बढ़िया बन जाती है। बट हाँ फोटोग्राफी के लिए उतना तगड़ा कैमरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी स्क्रीन है इसमें, आप सेटिंग कहाँ चेंज करोगे, फिर फोकस मैनेज करने में दिक्कत होती है इसमें, तो फोटो के लिए उतना रिकमेंडेड नहीं है कैमरा। बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, आपको बहुत क्विकली कुछ स्नैपशॉट करना, कोई मेमोरी अपनी कैप्चर करनी है, उसके लिए इनफ है। अच्छा, ऐसे फोटोज क्लिक करते करते मुझे पता लगा इसमें एक अलग से मोड मिलता है पैनोरामा का, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मैं यहाँ से पैनोरामा चूज करता हूँ, अब ये क्या करता है ना, ये 9 फोटोज क्लिक करता है अपने आप मूव करके। जस्ट मुझे अपना जो कैमरा स्टिल पकड़ना होता है, जैसे मानो यहाँ पर आया एंड मुझे पूरा वाइड फ्रेम चाहिए, जिसमें यहाँ पर आऊँगा एंड क्लिक। अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो डिवाइस अपने आप मूव करेगा, इसका गिम्बल पूरा मूव कर रहा है, मुझे बस हाथ में स्टिल पकड़ रखना इसको एंड ये 9 फोटोज क्लिक करेगा। एंड जो एडिटिंग हम प्रोसेस करते हैं ना, जैसे हम बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं अलग अलग और फिर लाइट रूम उसको प्रोसेस करते हैं, वो ये खुद मैनुअली कर लेगा। तो अब देखो हमारी फाइनल फोटो क्या आई है, भाई ये देखो कितनी वाइड फोटो आई है, पूरा पैनोरामिक व्यू। जैसे आप कहीं पहाड़ों में गए या फिर आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग को शूट करना, पूरा वाइड दिखाना सब कुछ, उस चीज़ के लिए परफेक्ट है। और मेरे पास कोई ट्राइपॉड भी नहीं है, मैंने हैंड हेल्ड किया सब कुछ, एंड हल्के फुल्के मूवमेंट को ये मैनेज कर लेता है क्योंकि गिम्बल लगा हुआ है इसमें। तो पैनोरामा मोड में इसमें 2 ऑप्शन मिलता है, एक तो है 3x3 का, मतलब ये 9 फोटोज क्लिक करेगा फिर उसको स्टिच कर देगा, एंड एक है 180 डिग्री का, मतलब ये पूरी वाइड एक हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री फोटो क्लिक करेगा एंड फिर उसको स्टिच भी खुद ही कर लेगा। तो जैसे 180 डिग्री पे देखते हैं क्या आता है। तो मान लो ये हमारे सामने सीन है, मैं जैसे क्लिक करूँगा एंड ये देखो ये बस हॉरिजॉन्टली क्लिक करेगा सारी फोटोज, एंड अब देखो फाइनल फोटो क्या आई, पूरा वाइड ऐसा व्यू आ रहा है। वैसे मैंने अभी तक इस कैमरे से जितना भी रिकॉर्ड किया ना, जो भी अच्छे अच्छे शॉट्स होंगे जो मैंने इसे रिकॉर्ड किए हैं, फिर चाहे वो लॉग हो या फिर नॉर्मल वाले फॉर्मेट में हो, तो उन सबका मैं आपको एक फोल्डर बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उनको डाउनलोड करना एंड क्वालिटी खुद से भी चेक करना, एंड आप खुद देखना कि यार कलर ग्रेडिंग करने के बाद कैसे लग रहे हैं शॉट्स, या फिर जो बिना लॉग वाले भी हैं उनमें डायनेमिक रेंज कितनी अच्छी लग रही है। तो ये सारी चीज़ आप खुद भी चेक कर सकते हो लेने से पहले। ऑल्सो मैंने इस कैमरा से जितनी भी फोटोज क्लिक किए वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि आपको फोटो का भी अंदाज हो जाए कि कैसी कैमरा से क्वालिटी आ रही है इसके फोटो में। अभी तक हमने देखा कि DJI Osmo Pocket कैमरा हर एक सिचुएशन में बढ़िया काम कर रहा है, बट ये आईफोन से कितना बेटर है ये अब कंपेयर करेंगे। तो मेरे पास iPhone 17 Pro Max एंड ये है DJI Osmo Pocket 4, एंड हम अलग अलग शॉट्स लेंगे एंड फिर देखते हैं किसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो मेरे सामने ब्यूटीफुल सा सीन है, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे iPhone से 1x में, एंड ये है Osmo Pocket। एंड सबसे पहले मुझे दिख रहा ना वो ये कि आईफोन का कैमरा बहुत ज़्यादा जूम्ड इन है 1x पे, लेकिन Osmo Pocket काफ़ी वाइड है। मतलब ये पेड़ देखो मुझे पूरा दिख रहा है यहाँ पे, इसमें देखो आप Osmo Pocket में ये पूरा पेड़ दिख रहा है, बट आईफोन में ये क्रॉप हो जा रहा है। बट आईफोन में ऑप्शन क्या है कि मैं इसको अल्ट्रा वाइड कर सकता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे 0.5 पे जाऊँगा एंड अब देखो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है।
इवन ऑसमो पॉकेट से ज़्यादा वाइड इसका अल्ट्रा वाइड, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ आई थिंक 14 mm के आसपास है अल्ट्रा वाइड की आईफोन की, बट ऑसमो पॉकेट ना 20 mm के आसपास का है, एंड जिसका 1x आईफोन का वो 24 mm है। अब क्वालिटी एंड कलर्स में आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है आप ये भी देखो। कंपेरेबल वैसे इसका 1x ही है, तो ये 1x है एंड ये इसका ऑसमो पॉकेट का। अब आप बताओ कलर्स किसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे आईफोन के कलर्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं, एंड आईफोन में एक फायदा और है कि मैं जस्ट यहाँ पे जूम करके इसको 4x ऑप्टिकली जूम कर सकता हूँ, जबकि ऑसमो पॉकेट में क्या है, जस्ट मैं अगर जूम करूँगा इसको तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये लो, ये है इसका 4x जूम। तो अब आप क्वालिटी का फर्क देखो, ये 4x जूम आईफोन का है एंड ये ऑसमो पॉकेट का है, एंड आई थिंक यहाँ पे ज़मीन आसमान का फर्क है। आईफोन की क्वालिटी वे बेटर है जूम करने के बाद, क्योंकि आईफोन का सेंसर बड़ा है एंड ऑप्टिकल क्वालिटी मिल रही है यहाँ पे 4x के लिए एक डेडिकेटेड कैमरा आईफोन के अंदर, जबकि इसमें जो 1x वाला कैमरा वही टेक्निकली मतलब उसको डिजिटली जूम कर रहा है, तो इसलिए क्वालिटी का थोड़ा सा लॉस तो हो रहा है। आईफोन की स्टोरेज भर गई मेरी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आईफोन में, अब देखना क्या आएगा, स्टोरेज फुल। अब देखो यहाँ पर ये आईफोन का अल्ट्रा वाइड शॉट है एंड फिर ये DJI का नॉर्मल 1x वाला शॉट है, एंड आपको दिख रहा होगा आईफोन में थोड़ा ज़्यादा वाइड लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि आईफोन का अल्ट्रा वाइड 14 mm पे है, जबकि DJI का जो मेन लेंस है वही यूज़ हो रहा है यहाँ पे एंड वो 20 mm पे है। बट कलर्स यहाँ पे ना DJI के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि DJI में ना स्किन टोन बहुत ही अच्छी लग रही है एंड फेस पर ना लाइट बहुत अच्छी लग रही है, जबकि आईफोन थोड़ा सा बैलेंस रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ। एंड थोड़ा सा ना DJI की वीडियो ना ऐसा लग रहा है कि मैं इसे एंड्रॉइड फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब जैसे सैमसंग का S26 अल्ट्रा मान लो, उसकी वीडियो लगभग ऐसी लगती है, बट आईफोन की जो एक अलग ही लुक है वो बहुत ही प्रोफेशनल लगती है एंड बहुत ही बैलेंस लगती है वीडियो, मतलब कहीं पे भी कुछ खराब नहीं लग रहा मुझे। देखो ये दोनों जो मैंने लॉग वीडियोस रिकॉर्ड की थी ना, एक आईफोन से एंड एक इससे, इनको मैंने घर पे आके ना ग्रेड करके देखा डाविंची में, एंड कितने बढ़िया कलर्स आ रहे हैं दोनों में, मतलब दूर से देखने में ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर ही कलर्स लग रहे हैं, लेकिन हाँ DJI के ना कलर्स थोड़े से ज्यादा सैचुरेटेड लग रहे हैं मुझे। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ी सी डायनेमिक रेंज, मतलब हल्का सा 0.1% डायनेमिक रेंज बेटर है इसकी DJI की, तो मतलब लॉग वीडियोस में दोनों से काफी बढ़िया रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन बात सारी ग्रेडिंग की बचती है कि आप उसको ग्रेड कैसे करते हो। ऑल्सो जो एक और बड़ा डिफरेंस इन दोनों फोन की लॉग वीडियोस में वो है साइज का, क्योंकि आईफोन के अंदर अगर आप लॉग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका फाइल साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड आईफोन इंटरनली 4K 60 लॉग वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हमने जब ये वाला शॉट लिया भी था तो हमने इसमें SSD अलग से यूज की थी, क्योंकि हमें 4K 60 FPS दिखाना था। बट DJI के साथ ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसका फाइल साइज काफी अच्छा है एंड 1 सेकंड का साइज ऑलमोस्ट इतना बनता है, प्लस इसमें इंटरनली 4K 60 तक रिकॉर्ड भी कर लेता है। एंड जब लॉग वीडियोस की क्वालिटी दोनों की सेम है तो यहाँ पे ऑब्वियसली DJI जीतता है। हम इस कैमरे से ना सुबह से शूट कर रहे हैं एंड इसकी बैटरी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मतलब 4% बची हुई है अभी। मतलब अगर आप कहीं एक दिन का डे ट्रिप करें तो पूरा आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, इसका एक्सटेंडेड बैटरी वाला पैक भी आता है, तो जो यहाँ पे लग जाता है इसे निकाल के इसको, अब जैसे नॉर्मल पैक है लेकिन एक एक्सटेंडेड आता है, अगर वो लगा दिया आपने वो तो भाई पूरे 2 दिन रिकॉर्ड कर लेगा। बट आई थिंक जितना इसका साइज है ना, बैटरी काफी बढ़िया चल रही है इसकी। अब हम इसको चार्ज भी लगाएंगे एंड इतना कुछ खा भी लेते हैं। 1 hour later. हाय ब्रो, आपकी बाइक बहुत बढ़िया लग रही है यार। थैंक यू। मैं नाइस भी है। शूट वगैरह करने आया था। रिमाइंड अगर मैं आपको शूट कर लूँ बाइक का आपका। हाँ जी, एक बाइक और आ रही है, दोनों साथ में कर देते हैं, वो भी अच्छा, अच्छी है। दूसरी कौन सी आ रही है? वो R5 है, ग्रे R5। अभी से कुछ लो लाइट शॉट्स लेते हैं एंड हमारे पास बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है भाई, बाइक बहुत प्यारी मिल चुकी है हमें। ये बाइक देखने में एम्प्टी लग रही है लेकिन ये एम्प्टी एक्चुअली यामा की एम्प्टी। मैं लॉग ऑन करता हूँ ताकि हम बाद में ग्रेड कर सकें इसको। चलो भाई इधर से जाके आना, ठीक है? बाइक गाड़ी के पास जाना, आप जाके बैठ जाना, ठीक है? एक्शन। ऑलराइट, तो 1 महीने तक यूज़ करने के बाद मेरे फाइनल थॉट्स क्या है इस कैमरा को लेके आपको अब ये बताता हूँ। मतलब ये कैमरा मुझे कैसा लगा, क्या इस पर मुझे पैसे वेस्ट करने चाहिए अपने, इसमें वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो वैसे ही कैमरा काफी बढ़िया लेकिन परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं एंड ये सारी दिक्कतें मैं आपको बहुत ही क्विकली बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने फोन से, क्योंकि फोन हमारे पास हमेशा से रहता है एंड अगर हम फोन से शूट कर रहे हैं तो कितना फर्क है इसमें। तो देखो फोन के साथ शूट करने का बेस्ट फायदा क्या है ना, आपको मान लो कहीं भी कुछ भी फ्रेम दिख रहा है, आपने उठाया एंड शूट कर दिया। मान लो मुझे डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करनी है तो फटक मैंने ऐसे चेंज किया कि कुछ भी चेंज किया, एकदम से क्विकली चेंज हो गया, मेरा फ्रेम रियल टाइम में चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, मान लो ये ऐसा है, मुझे इसका गिम्बल मोड यूज़ करना है तो मुझे हल्का सा इधर घुमाना है, तो ये 1 सेकंड का 2 सेकंड का टाइम लगता है घूमने में एंड वो परफेक्टली आपको फ्रेमिंग करने में टाइम तो लगता ही है इसमें। दूसरी दिक्कत जो इस कैमरा के साथ है वो ये कि इसका लेंस उतना वाइड नहीं है। देखो मेनली ये कैमरा बना है व्लॉगिंग के लिए, मतलब आप मोस्टली इसको ऐसे शूट करोगे, लेकिन ऐसा पकड़ने के बाद भी इसका कैमरा उतना वाइड नहीं कि मैं पूरा फ्रेम अपना दिखा पाऊँ एंड जितना मतलब आईफोन से दिखता है या फिर किसी भी और फोन से दिखता है उतना नहीं दिख रहा है इसमें। आई थिंक इसका फोकल लेंथ जो है ना वो 22 mm के आसपास है, जबकि इसकी फोकल लेंथ ना 18 या 16 mm होनी चाहिए थी, वो एक परफेक्ट फोकल लेंथ रहती। बट आई डोंट नो व्हाई DJI ने ये लेंस चूज किया इसके लिए। तीसरी दिक्कत जो इसके अंदर है वो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आई वुड से ये दिक्कत तो है, क्योंकि अगर आप इससे फोटोज क्लिक कर रहे हो तो उसमें आपको फुल मैनुअल कंट्रोल तो नहीं मिलते, मतलब आप अपर्चर तो इसमें कंट्रोल होता ही नहीं है, फिर आप शटर स्पीड भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको बस एक्सपोजर वैल्यू को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है एंड ये एक दिक्कत है अगर आप सीरियसली फोटोज क्लिक कर रहे हो। आप मान लो अपनी फोटो चाह रहे हो मैं इसको बाद में फ्रेम करूँ या फिर एडिट करके कहीं पोस्ट करूँ, तो आपको उतने मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलते इसमें, आपको बस इसके ऑटोमेटिक जो एक्सपोजर कर रहा है, मीटरिंग कर रहा है, उसके पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। एंड लास्टली इस कैमरा का नाम है DJI Osmo Pocket, बट इसको पॉकेट में रखना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इसका जो गिम्बल है बहुत ही फ्रेजाइल है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ एंड मैं इसका कवर ना लगाऊँ, इसका अपना एक छोटा सा कवर मिलता है, अगर मैं ये कवर इस पर ना लगाऊँ तो देखो इसका
कि हिलता डुलता रहता है। अगर उसको जेब में रखो तो मेरे को डर लग रहा है या कहीं टूट ना जाए, कहीं मतलब खराब ना हो जाए ये। जबकि अगर आपके पास कोई भी फोन है तब भी आप उसको पॉकेट में रख के कहीं भी इजीली निकल सकते हो। तो मेनली असली पॉकेटेबल कैमरा तो ये है, ना कि ये। एंड इतना फ्रेजाइल होने के बाद ये आई रेटेड भी नहीं है। मतलब अगर आप हल्की फुल्की बारिश में जा रहे हो कहीं पे भी, आपका कोई वाटर स्प्लैश आ रहा है तो हो सकता है ये खराब हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वाटर प्रूफिंग नहीं है। आई फील लाइक एक्शन कैमरा के मामले में जो नॉर्मल एक्शन कैमरा आता है, जैसे DJI का वो ऑस्मो एक्शन आता है या फिर GoPro आता है, वो ज़्यादा केबल है इसके मुकाबले में, क्योंकि वो खराब नहीं होता, उसको आप कहीं भी फेंक दो। वैसे इन सारी दिक्कतों के अलावा इस कैमरा की 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे बहुत पसंद आई। सबसे पहले इसकी बैटरी लिटरली काफ़ी बढ़िया चली। हमने पूरा दिन शूट किया एंड इसने सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन निकाल दिया था हमारा। उसका जब हमने उसको चार्ज किया, मतलब हमने बस कॉफी पी होगी आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में ये 80% वापस चार्ज हो गया। दूसरा, इसकी जो इनबिल्ट स्टोरेज है वो काफ़ी काम की चीज़ है एक्चुअली। मतलब कभी कभी होता है कि आप SD कार्ड लेना भूल गए, फिर आपका शूट पूरा कैंसिल हो जाता है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, हम पूरा कैमरा रख लिया एंड बस कार्ड घर पे भूल गए। इस कैमरे के साथ ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है। अगर आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है एंड 107 GB इनफ है मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, आप इसमें काफ़ी कुछ डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने जब से इस कैमरा को लिया, मतलब अभी तक इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ, अभी फुल नहीं हुआ है। देखो अब लास्टली बात ये आती है कि ये कैमरा किसके लिए, मतलब किसको ये कैमरा लेना चाहिए। तो देखो मेरी मानो, अगर आपके पास कोई भी आईफोन है, आपके पास iPhone 16 है, 17 है, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा iPhone है जिसमें लॉग रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल रहा है आपको, एनी डे वो ज़्यादा बेटर है इससे, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग फोकल लेंथ मिल रही है एंड आईफोन के बढ़िया कलर्स भी मिल रहे हैं। एंड सेकंडली आपके पास ऑलरेडी वो फोन है तो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन भी है, जैसे मान लो Vivo का X200 Pro है या फिर Oppo का X सीरीज है आपके पास, या फिर Samsung का S सीरीज है, तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसकी क्वालिटी भी इनफ अच्छी है। बट अगर आपके पास कोई डिसेंट सा फोन है, इसका कैमरा उतना अच्छा भी नहीं है एंड आपको एक कैमरा सेपरेटली चाहिए, जिससे कि आप अपने ट्रैवल या फिर फैमिली के साथ जो टाइम आप स्पेंड करते हो उसको बढ़िया से कैप्चर कर सको, तो ये कैमरा परफेक्ट है। क्योंकि इस कैमरे के साथ ना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जब आप अपनी जेब से फोन निकालते हो, आपको ना शूट करने के अलावा बाकी सारी चीजें याद आ जाती है कि आप मुझे मैसेज रिप्लाई करना है या फिर ऊपर से टेक्स्ट आ गया वो देखना है। शूटिंग से आपका ध्यान कहीं ना कहीं हट जाता है, बट इस कैमरे के साथ ऐसा नहीं। जब भी आप इसको उठाओगे तो आपको एक्चुअली शूट ही करना है ना, आपका पूरा फोकस शूट करने पे ही होता है। बाकी देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन अपनी शुरू करनी है तो उसके लिए आपके पास जो फोन है वो इनफ है। लेकिन अगर आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी को इससे ऊपर लेके जाना है तो आई थिंक इससे बेटर आपको एक प्रोफेशनल मिररलेस कैमरा लेना चाहिए। ऑलमोस्ट इसी प्राइस में आते हैं, मतलब 10,000 रुपये और डाल के आपको सोनी का कैमरा मिल जाएगा या फिर कैनन का R सीरीज मिल जाएगा कोई ना कोई। ये कैमरा एक तरीके से लग्जरी में आता है। मतलब अगर आपको कैमरा के अलावा, अपने फोन के अलावा एक और डेडिकेटेड कैमरा चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे कि आप जस्ट रिकॉर्ड करो अपनी मेमोरीज को, आपके पास एक सेपरेट डिवाइस हो जिसमें आप अपनी लाइफ रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये कैमरा है। ये आपके काम में उतना काम नहीं आएगा। या फिर सपोज आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, आप सोलो ट्रैवल करते हो, आपके पास कोई शूट करने वाला नहीं है एंड आपको अपने ट्रैवल जर्नी को रिकॉर्ड भी करना होता है, तब ये कैमरा सेंस बनाता है। आई थिंक लाइक ये कैमरा ना बस पैशनेट एंड अमीर लोगों के लिए है। अच्छा, इसलिए खरीदा आपने?